एपिसोड 1-20। रात के 9 बज रहे थे और यूनिवर्सिटी कैंपस के लड़कों के हॉस्टल में हल्की हलचल थी। गिरीश, प्लीज पहली मंजिल पर रूम 101 में जाओ और मेरा लैपटॉप ऊपर ले आओ। अगले हॉस्टल से एक सुनहरे बालों वाला लड़का, जिसे सब सुनहरा कहते थे, गिरीश के रूम का दरवाजा खोलकर सीधे अंदर आया, ₹1 का नोट फर्श पर फेंका और फिर मुड़कर चला गया। वैसे नीचे सुपरमार्केट से एक मिनरल वाटर की बोतल भी पकड़ लेना। सुनहरा फिर पलटा और ₹3 जमीन पर गिराए, 2 पानी के लिए और 1 काम के लिए। अरे सुनहरा, तुम्हारे हॉस्टल वाले हमेशा गिरीश से ही क्यों काम करवाते हो? ये बुलिंग कब तक चलेगी? गिरीश के रूममेट्स ने ठंडे लहजे में पूछा, क्योंकि अब उनकी बर्दाश्त की हद पार हो चुकी थी। हाँ, गिरीश तुम्हारे साथ रहता है और तुम उसे अब तक नहीं समझे। ₹1 दो, वो कुछ भी कर डालेगा। सुनहरा ने तंज कसा, हंसा और निकल गया। गिरीश का चेहरा शर्म से लाल हो गया, पर उसने सुनहरे की बातों को इग्नोर किया। फिर वो झुका, रुपए उठाए और सोचा, इससे ₹2 बचेंगे। 3 स्टीम्ड बन और 1 अचार का पैकेट ले लूंगा। कम से कम भूखा तो नहीं सोऊंगा। गिरीश, मत जाओ। पैसे कम पड़ रहे हो तो हम दे देंगे। रिपेमेंट की भी टेंशन मत लो। हॉस्टल का हेड मानव उसकी हालत देखकर भावुक हो गया। गिरीश ने सिर हिलाया, हल्की स्माइल दी और बोला, थैंक्स, पर ठीक है। ये कहकर वो रूम से निकल गया। सब उसकी पीठ को तरस भरी नजरों से देखते रहे। सच तो ये था कि गिरीश भी दूसरों के लिए दौड़ना नहीं चाहता था। वो भी अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ को एंजॉय करना चाहता था। बिना टेंशन के पढ़ाई, मॉल घूमना, दोस्तों के साथ वीडियो कॉल पर गप्पे। काश ऐसा हो पाता, पर उसकी जेब हमेशा खाली रहती थी। उसके रूममेट्स उसके साथ अच्छे थे, पर वो उनकी हमदर्दी का बोझ नहीं बनना चाहता था, वरना कहीं वे उससे थक न जाए। रूममेट्स के अलावा गिरीश का यूनिवर्सिटी में कोई दोस्त नहीं था। गिरीश, सुना है तुम नीचे जा रहे हो, राइट? तभी पास के हॉस्टल से एक स्मार्ट लड़का बाहर निकला। उसका नाम दक्ष जैन था, सुनहरे के हॉस्टल का हेड, सिटी का हर लड़की का क्रश, रिच, हैंडसम और स्टाइलिश। पर वो गिरीश को हमेशा नीचा दिखाता था, जैसे वो कोई शर्मिंदगी हो। गिरीश को समझ नहीं आया कि दक्ष उससे बात क्यों कर रहा है। उसने बस सिर हिलाया और कहा, हाँ, जा रहा हूं। दक्ष ने स्माइल दी और एक सामानों से भरा बॉक्स थमाया। मेरा एक दोस्त ईस्ट ग्रोव में वेट कर रहा है, ये बॉक्स उसे दे देना। ये लो ₹10। दक्ष का प्लेबॉय स्टेटस सिटी में फेमस था। वो अक्सर लड़कियों को ग्रोव में मिलने बुलाता था। उसके दोस्त भी ऐसा ही करते थे। गिरीश ने ज्यादा नहीं सोचा, वो तो काम करने का आदी था। उसने बॉक्स और पैसे लिए और नीचे चला गया। पीछे से दक्ष की हल्की हंसी सुनाई दी। गिरीश ने लैपटॉप उठाया, मिनरल वाटर खरीदा और फिर दक्ष का बॉक्स डिलीवर करने निकला। यूनिवर्सिटी के बाहर का छोटा ग्रोव रात में कपल्स का फेवरेट स्पॉट था। वहां पहुंचते ही उसने जंगल में एक लड़का और लड़की को हंसते बात करते देखा। चांदनी में उनके चेहरे साफ दिखे और गिरीश शॉक्ड रह गया। वो शोभा थी। उसकी आंखें लाल हो गई और हाथ से सामान जमीन पर गिर पड़ा। शोभा उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी और उनका ब्रेकअप हुए सिर्फ 3 दिन हुए थे। शोभा ने ही रिश्ता तोड़ा था। कहा था कि उसे मुझे स्पेस चाहिए, पर 3 दिन में वो ग्रोव में किसी और के साथ थी। दोनों ने गिरीश को देख लिया और उनके चेहरे का रंग उड़ गया। गिरीश, तुम यहां कैसे? तुम गलत मत समझो, मैं यहां यश के साथ हूं क्योंकि। शोभा घबरा गई। उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने सिर झुका लिया। गिरीश का सामना करने से डर रही थी। यश शर्मा, एक रिच किड, ने गिरा हुआ बॉक्स देखा और जोर से हंसा। वाह, दक्ष को तो मजे लेने आते हैं। मैंने ये बॉक्स मंगवाया था, पर उसने तुम्हें भेज दिया। ये सीन तो मजेदार है। गिरीश जानता था कि यश दक्ष का बेस्ट फ्रेंड था। उसका परिवार सिटी में कई रेस्तरां चलाता था और वो BMW से कॉलेज आता था।
यश की बात सुनकर गिरीश ने मुट्ठियां भींच ली। ये सब दक्ष की प्लानिंग थी। उसे शक था कि शोभा से ब्रेकअप में भी दक्ष का हाथ था, वरना शोभा इतनी जल्दी यश के साथ कैसे? शोभा, मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करती, पर ब्रेकअप के बाद ऐसे लड़के के साथ क्यों? तुम्हें पता है न कि उसने कितनी गर्लफ्रेंड्स चेंज की हैं? गिरीश चिल्लाया। वो शोभा से बहुत प्यार करता था। शोभा को उसकी बातें सुनकर गुस्सा आ गया। गिरीश, तुम अपने आप को क्या समझते हो? मुझे सिखाने का हक तुम्हें किसने दिया? ब्रेकअप हो चुका है, अब मैं जिसके साथ चाहूं रहूं। वो गुस्से में थी। फिर उसने गिरीश को घूरा और बोली, तुम यहां मुझे परेशान करने आए हो? निकलो यहां से। ये कहकर उसने गिरीश के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। यश और जोर से हंसा। हाँ, शोभा, इसे क्यों भगा रही हो? रहने दो, हमें देखे। शोभा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। यश, इसको देखकर मेरा सारा मूड ऑफ हो गया। अगली बार। ये कहकर वो यश से छूटकर चल दी। गिरीश को नहीं पता कि वो ग्रोव से कैसे लौटा। उसका दिमाग खाली था। सब पैसे की वजह से था। वो इस हाल में था क्योंकि उसके पास कैश नहीं था। हॉस्टल लौटते ही कॉरिडोर में सहपाठियों की हंसी गूंजी। दक्ष पेट पकड़कर हंस रहा था। उसने सारी बात फैला दी थी। हाँ, गिरीश, डिलीवरी के वक्त क्या देखा? सुनहरा ने मुस्कुराते हुए पूछा। वाह, शोभा की ब्यूटी तो कमाल है, दक्ष ने हंसते हुए कहा। गिरीश ने मुट्ठियां कसी। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। वो दक्ष को खत्म करना चाहता था। क्यों? मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? उसने गुस्से में पूछा। दक्ष हंसा और बोला, देख, मुझे तुमसे डर नहीं लगता। क्लास के सारे गरीबों में तुम सबसे फालतू हो। शोभा जैसी ब्यूटी तुम्हारे साथ व्यस्त थी। मेरे भाई के साथ कुछ दिन मजे कर ले, बेहतर है। वैसे गिरीश, पता है, यश ने शोभा को आधे घंटे में पटा लिया और तुम्हें उसे इंप्रेस करने में साल भर लगा। सब हंस रहे थे। किसी को गिरीश की इज्जत की परवाह नहीं थी। ये मैंने तुम्हारे लिए किया। गिरीश दक्ष की ओर झपटा, पर दक्ष के दोस्तों ने उसे पीट दिया। आखिर में रूममेट्स ने उसे बचाया और रूम में लौटाया। गिरीश ने रजाई ओढ़ ली और बिस्तर पर रोता रहा। क्यों? मेरे साथ ऐसा क्यों? क्या गरीब होने से मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है? वो भीतर टूट रहा था। आंसुओं का सैलाब थम नहीं रहा था। उस रात का सीन उसकी आंखों से हट नहीं रहा था। पता नहीं कब तक वो रोता रहा और फिर सो गया। शायद रात की साइलेंस ने उसे चैन दिया। सुबह जब वो जगा, हॉस्टल खाली था। मानव ने उसे जगाना ठीक नहीं समझा होगा। फोन उठाया तो कई मिस्ड कॉल्स और मैसेज थे, सब इंटरनेशनल नंबर से। एक मैसेज में लिखा था, डैक्सटनविल बैंक, आपके अकाउंट में एक 500,000.00 US डॉलर ट्रांसफर हुए हैं। गिरीश के होश उड़ गए। $15 लाख? कौन भेजेगा इतना पैसा? उसने बैंक को कॉल किया। कंफर्मेशन मिली तो और कंफ्यूज हो गया। तभी फोन बजा, फिर एक इंटरनेशनल कॉल। गिरीश, पैसे मिले? मैं तुम्हारी दीदी प्रिया शर्मा हूं। दूसरी ओर से आवाज आई, दीदी, ये क्या हो रहा है? मम्मी पापा और तुम विदेश में मेहनत कर रहे थे ना, इतना पैसा कहां से? गिरीश शॉक था। पापा तुमसे 2 साल तक सच छिपाना चाहते थे, पर मैं देख नहीं सकती कि तुम सिटी में बुली होते रहो। हमारा शर्मा परिवार बहुत रिच है। शर्मा फैमिली का बिजनेस वर्ल्ड वाइड है। अफ्रीका की 80% गोल्ड माइंस, मिनरल्स और पेट्रोलियम हमारे हैं। सिटी और विदेश के बाकी बिजनेस अलग है। क्या? गिरीश को यकीन नहीं हुआ। अगर ये पैसे उसके अकाउंट में न होते, वो इसे मजाक समझता। मुझे पता है तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा, पर सच को एक्सेप्ट करना सीखो। मैं भी पहले गरीबी में बड़ी, पर अब रिच लाइफ की आदी हूं। वैसे मैंने तुम्हारे लिए कुछ कुरियर किया है, सुबह तक पहुंच जाएगा। अब पैसे की टेंशन मत लो। सिटी में चीजों की कीमत नहीं पता, पर अभी ये 15 लाख यूज करो। अगले महीने कॉल करूंगी। कॉल कटने के बाद भी गिरीश का दिमाग सुन्न था।
उसने जिंदगी गरीब की तरह जी थी। लेकिन वो शर्मा फैमिली का रिच किड था। यह पता चला कि गिरीश के मम्मी पापा और दीदी ने उससे झूठ बोला था कि वे विदेश में मेहनत कर रहे हैं। इसके बाद गिरीश ने सीधे अपने पेरेंट्स को कॉल किया। पहले तो वे नाराज हुए कि प्रिया ने उनकी इजाजत के बिना फैमिली की दौलत का राज खोल दिया, पर थोड़ी देर बाद उन्होंने गिरीश से माफी मांगी। गिरीश के पापा ने बताया कि ऐसा करना उनकी मजबूरी थी, क्योंकि वे उसे नम्र और जमीन से जुड़ा इंसान बनाना चाहते थे। फिर उन्होंने उसे बहुत कुछ समझाया। गिरीश ने बैंक से $1 लाख निकाले और कुछ ब्लैक बैंक कार्ड्स, जो प्रिया ने कुरियर से भेजे थे, लेकर शॉपिंग के लिए निकल पड़ा। सच कहें तो गिरीश को अभी भी पूरा यकीन नहीं था। क्या यह सब बस एक सपना था? गिरीश इस वक्त बहुत एक्साइटेड था। हाँ शोभा, अगर तुमने मुझसे ब्रेकअप न किया होता तो मैं आज तुम्हें जो चाहे वो खरीद देता। यश और दक्ष, तुम दोनों ने यूनिवर्सिटी में मेरा इतना मजाक उड़ाया, देखता हूं आगे तुम्हारा क्या रिएक्शन होता है। गिरीश ने मन ही मन कड़वी हंसी हंसा। बैंक से निकलते वक्त दोपहर होने को थी। तभी गिरीश का फोन बजा। हॉस्टल हेड मानव का कॉल था। हेलो गिरीश, तुम ठीक हो? हॉस्टल में क्यों नहीं हो? ओह, मैं थोड़ा सैर करने निकला था। हम सब डर गए थे, तेरे लिए टेंशन हो रही थी। वैसे आज नैन्सी का बर्थडे है, वो तुमसे कनेक्ट नहीं कर पाई, तो उसने मुझे पूछने को कहा कि क्या तुम उसकी बर्थडे पार्टी में आ रहे हो। उसने कहा कि कुछ दिन पहले उसने तुम्हें पार्टी का जिक्र किया था। मानव की बात सुनकर गिरीश ने मिस्ड कॉल्स चेक किए और सच में नैन्सी के कुछ कॉल्स मिस हो गए थे। नैन्सी गिरीश की क्लासमेट थी, खूबसूरत, ब्यूटी क्वीन टाइप, और गिरीश के साथ उसकी अच्छी बॉन्डिंग थी। शोभा के अलावा नैन्सी ही उसकी इकलौती फीमेल फ्रेंड थी। गिरीश को याद आया कि नैन्सी ने कुछ दिन पहले अपने बर्थडे का जिक्र किया था, पर तब उसने कुछ नहीं कहा था, क्योंकि जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं थी। लेकिन अब गिरीश ने सोचा कि अपने दोस्तों के सर्कल में नॉर्मल लाइफ जीनी चाहिए, तो बर्थडे पार्टी क्यों मिस करे? उसके लिए बर्थडे गिफ्ट तो लेना पड़ेगा ना। फोन कट करने के बाद गिरीश ने आसपास देखा और उसकी नजर हरमेश शॉप पर पड़ी। ये सिटी की फेमस लग्जरी स्टोर थी, जहां सब कुछ हाईफाई था। महंगा होने के बावजूद यूनिवर्सिटी के रिच किड्स यहां स्टेटस के लिए आते थे। गिरीश का इरादा अंदर जाने का नहीं था, पर तभी उसे प्रिया की भेजी यूनिवर्सल ग्लोबल सुप्रीम शॉपर्स कार्ड याद आई। उसका मन डोल गया। पहले तो पैसा खर्च करने में हिचक हुई, पर उस कार्ड के बारे में सोचते ही गिल्ट कम हो गया। गहरी सांस लेकर गिरीश हरमेस बुटीक में दाखिल हो गया। हेलो सर, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूं? एक खूबसूरत सेल्स गर्ल ने विनम्रता से स्वागत किया। हालांकि उसकी आंखों में गिरीश के सादे कपड़ों को देखकर हल्का तिरस्कार झलका, फिर भी वो प्रोफेशनल रही। उसे पता था कि यहां आने वाले पहले इधर उधर देखते हैं, पर यह लड़का यहां क्यों आया, ये समझ नहीं आया। मैं पहले स्टोर में देख लूं, गिरीश ने तुरंत जवाब दिया। पहली बार ऐसी लग्जरी बुटीक में कदम रखा था, तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या लेना चाहिए। सेल्स गर्ल के चेहरे पर ठंडापन आ गया। यश, मेरे लिए एक बैग खरीद दो ना। तभी एक जानी पहचानी आवाज गिरीश के कानों में पड़ी। एक खूबसूरत लड़की एक लड़के की बात थामे स्टोर में आई। गिरीश ने मुड़कर देखा तो उसका चेहरा बदल गया। ये यश और शोभा थे। हेलो, ये आपकी गर्लफ्रेंड है। यश सच में बहुत ब्यूटीफुल है। गिरीश को अटेंड कर रही सेल्स गर्ल रिया ने यश को देखते ही 180 डिग्री टोन बदला और स्माइल के साथ वेलकम किया। सब जानते थे कि यश रिच किड था। जहां जाता सबकी नजर उस पर ठहरती, इसलिए रिया फटाफट उसके पास पहुंच गई। रिया, ये मेरी गर्लफ्रेंड शोभा है, आज इसे बैग लेने लाया हूं, यश ने कहा। शोभा का चेहरा लाल हो गया। यश सच में एक रिच यंग मैन था, जिसकी सिटी में हर जगह पहचान थी। शोभा ने एक बैग की ओर इशारा किया। यश, मुझे ये बैग चाहिए। बैग कैबिनेट में रखा था, लग्जरी और ग्रैंड वाइब्स वाला।
रिया ने स्माइल के साथ कहा, यह बैग हर्मेस की 2वीं एनिवर्सरी का कलेक्टर्स एडिशन है। वर्ल्ड वाइड सिर्फ 200 पीस बने हैं और इसकी कीमत $55,000 है। क्या? शोभा चौंक गई और उसकी सांस रुक गई। यश भी हल्का उछला, फिर स्माइल के साथ बोला, रिया, अगर मैं गलत नहीं हूं, ये हैंडमेड बैग है, वर्कमैनशिप टॉप क्लास। पिछले साल रिलीज हुआ और वर्ल्ड के टॉप 10 लग्जरी गुड्स की लिस्ट में शामिल है, राइट? रिया उसकी नॉलेज से हैरान हुई। आपको बैग्स के बारे में बहुत पता है। यश ने सिर हिलाया। मुझे लग्जरी गुड्स रिसर्च करने का शौक है, पर यह सच में बहुत महंगा है। फिर उसने शोभा की ओर देखा। डियर, तुम्हारा टेस्ट तो कमाल का है। चलो 5-6 हजार का कोई दूसरा बैग लेते हैं। यश 55,000 का बैग लेने से मरना पसंद करता। शोभा ने मुंह बनाया। अलीशा के बॉयफ्रेंड ने उसे 8,000 से ऊपर का बैग लिया था। अगले महीने अलाउंस आएगा, तब देखते हैं। तभी रिया की बैग की इंट्रोडक्शन सुनकर कुछ लोग कैबिनेट के पास इकट्ठा हो गए। यश जब 55,000 वाले बैग की बात कर रहा था तो उसकी नॉलेज से सब इम्प्रेस थे। गिरीश ने देखा कि रिया उसे छोड़ चुकी थी और वो अब स्टोर में नहीं रुकना चाहता था, खासकर शोभा की नजरों से बचने के लिए। तभी एक नई सेल्स गर्ल विद्या गिरीश के पास आई और झुककर बोली, हेलो सर, मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ? वो नई नई जॉब पर लगी थी, थोड़ी नर्वस दिख रही थी, पर उसकी विनम्रता ने गिरीश का दिल छू लिया। ओह, मुझे किसी के लिए बर्थडे गिफ्ट लेना है। गिरीश ने तुरंत कहा, सर, आपके पास शॉपर्स कार है? अगर है तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। हालांकि गिरीश उसका पहला कस्टमर था, उसने उसके सादे लुक को जज नहीं किया और प्रोफेशनल तरीके से बात की। हाँ, ये देख सकते हो। गिरीश ने प्रिया का दिया यूनिवर्सल ग्लोबल सुप्रीम शॉपर्स कार्ड निकाला और उसे थमा दिया। कार्ड देखते ही विद्या की आंखें फैल गई। ये ब्लैक गोल्ड कार्ड? वो गिरीश को शॉक और डिसबिलीफ में देख रही थी। ये लड़का साधारण स्टूडेंट लगता था, कोई फेमस रिच मैन नहीं। उसके पास ब्लैक गोल्ड कार्ड कैसे? गिरीश कंफ्यूज हुआ। ब्लैक गोल्ड कार्ड क्या होता है? ये सुप्रीम लेवल कार है सर। इस पर आप $3 लाख तक खर्च कर सकते हैं और हर ट्रांजैक्शन की मिनिमम लिमिट $50,000 है। गिरीश और कंफ्यूज हो गया। उसे पता था कि उसका परिवार रिच है, पर इतना रिच? सर, हमारे स्टोर के रेगुलर लग्जरी गुड्स पर यह कार्ड यूज नहीं होगा, पर कलेक्टर्स एडिशन बैग से मिनिमम अमाउंट आसानी से पूरा हो जाएगा। मैं अभी लाती हूं। विद्या फिर झुकी और चली गई। उधर यश और शोभा स्टोर में बैग्स देख रहे थे। चेहरों पर प्रशंसा भरे भाव थे। विद्या ने कैबिनेट खोला और कलेक्टर्स एडिशन बैग निकाला। रिया ने तुरंत भौहें चढ़ाई। विद्या, ये क्या कर रही हो? विद्या मुड़ी और बोली, मैं एक कस्टमर को यह बैग दिखाना चाहती हूं। यह ऐसा बैग है जो किसी को भी दिखाया जाए। किसे दिखा रही हो? रिया ने विद्या को घूरा। विद्या ने गिरीश की ओर इशारा किया, इन सज्जन को। यश और शोभा ने भी उधर देखा और हंस पड़े। हाँ, यश अपनी हंसी रोक नहीं पाया। अगर मुमकिन होता तो वो जमीन पर लौट रहा होता। क्या कह रही हो? वो कलेक्टर्स एडिशन बैग देखना चाहता है। यश ने गिरीश की ओर उंगली उठाई। उसके लिए यह मजाक था। यश ने तिरस्कार भरी नजरों से गिरीश को देखा और गिरीश थोड़ा असहज हो गया क्योंकि भीड़ उसे घूर रही थी। रिया का चेहरा भी बिगड़ गया। विद्या, सच में लगता है ये कोई बैग खरीद सकता है? मजाक कर रही हो? नहीं रिया, इनके पास ब्लैक गोल्ड कार्ड है। ये हमारे वीआईपी कस्टमर हैं। हाँ। यश फिर हंसा। वीआईपी कस्टमर? ये तो यूनिवर्सिटी का फेमस गरीब है। शोभा ने भी गिरीश को घृणा से देखा। गिरीश, शर्म नहीं आती? यहां से तुरंत निकलो। हाँ। भीड़ गिरीश का मजाक उड़ा रही थी। विद्या भी मुश्किल में पड़ गई क्योंकि रिया उसे घूर रही थी। तभी गिरीश काउंटर की ओर बढ़ा और अपना ब्लैक गोल्ड कार्ड रख दिया। मैं आज ये कलेक्टर्स एडिशन बैग खरीदूंगा। गिरीश, तुम रिच बनने का ढोंग क्यों कर रहे हो?
शोभा ने तिरस्कार भरे लहजे में पूछा। लेकिन जब गिरीश ने ब्लैक गोल्ड कार्ड काउंटर पर रखा तो रिया चौंक गई। ये यूनिवर्सल ग्लोबल सुप्रीम शॉपर्स कार्ड दुनिया के सबसे रईस और ताकतवर परिवारों के लिए था। इसमें कोई शक नहीं था कि इस कार्ड का मालिक सचमुच बहुत धनवान और प्रभावशाली था। दूसरी ओर विद्या फटाफट कार्ड रीडर लेकर काउंटर पर आई। गिरीश ने अपना बर्थडे पासकोड के तौर पर डाला और ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया। पेमेंट पूरा हो गया। ओ माय गॉड! भीड़ में हर कोई हैरान था। अरे वाह! क्या इस लड़के ने सच में $55,000 का हर्मेस कलेक्टर्स एडिशन बैग खरीद लिया? ये तो सच में बहुत रिच है। क्या ये लड़का वाकई इतना सादा रिच किड है? सब गिरीश को चमकती आंखों से देख रहे थे। इस वक्त यश भी गिरीश को अविश्वास से घूर रहा था। ये गरीब इतना अमीर कैसे हो सकता है? उसे अपने दिल में चुभन सी महसूस हुई। अभी कुछ देर पहले वो लग्जरी गुड्स की नॉलेज बघा रहा था और अब वो बस एक जोकर लग रहा था। शोभा के चेहरे पर भी यकीन नहीं हो रहा था। तुम गिरीश, ये कार्ड कहां से लिया? वो कैसे 55,000 का बैग यूं ही खरीद सकता है? शोभा को भरोसा नहीं हो रहा था कि गिरीश के पास यूनिवर्सल ग्लोबल सुप्रीम शॉपर्स कार्ड है। वो कार्ड अपने आप में भी कीमती था। क्या उसने सच में बैग खरीद लिया? सच में? गिरीश ने शोभा की ओर देखा, पर कुछ बोला नहीं। उसके दिल में अभी भी दर्द था, पर वो शोभा के प्रति ठंडा था। मन ही मन उसने सोचा, ये कार्ड मुझे प्रिया दीदी ने दिया है और मैं इससे $3 लाख तक का कुछ भी खरीद सकता हूं। सर, मैं आपके लिए इसे अभी पैक कर देती हूं। बस आधा घंटा वेट करें। ये बहुत लग्जरी प्रोडक्ट है, तो हमें पैकेजिंग परफेक्ट करनी होती है। भीड़ की तीखी नजरों से गिरीश असहज हो गया। उसने पैकिंग सर्विस ठुकरा दी और बैग हाथ में लेकर फटाफट निकलने को तैयार हुआ। रुक जाओ, वहीं ठहरो। यश के चेहरे पर गुस्सा था। वो गिरीश के सामने आकर उसे रोकने लगा। क्या चाहिए? गिरीश ने ठंडे लहजे में पूछा। यश ने तंज कसा और गिरीश के हाथ में कार्ड की ओर इशारा किया। मुझे शक है कि तुमने ये ब्लैक गोल्ड कार्ड इसके असली मालिक से चुराया है। आजकल किसी का पासवर्ड चुराना कोई बड़ी बात तो है नहीं। फिर उसने रिया की ओर देखा। रिया, मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम अपने मैनेजर को बुलाओ और इसकी जांच करवाओ। अगर ये कार्ड सच में चोरी का है तो ये तुम्हारे बुटीक की बदनामी का कारण बनेगा। शोभा भी होश में आई और बोली, हां रिया, गिरीश जैसा गरीब इस सुप्रीम कार्ड का मालिक कैसे हो सकता है और इतना महंगा बैग खरीद सकता है? शोभा को अभी भी यकीन नहीं था। रिया को उनकी बात सही लगी। उसने गिरीश को देखा और बोली, सर जरा ठहरिए, हमारी मैनेजर अभी आती है। इसके बाद सबने गिरीश का रास्ता रोक लिया, जैसे कोई फ्रॉड पकड़ा गया हो। गिरीश को उम्मीद नहीं थी कि एक बैग खरीदने से इतना ड्रामा हो जाएगा, पर अब वो चाहकर भी नहीं जा सकता था। उसे मैनेजर का इंतजार करना पड़ा। थोड़ी देर में एक 30 की उम्र की एलिगेंट महिला भीड़ के सामने आई। रिया ने तुरंत मैनेजर को बताया कि उसे शक है कि गिरीश ने किसी और का ब्लैक गोल्ड कार्ड चुराया है। मैनेजर ने गिरीश को देखा, स्माइल दी और बोली, सॉरी सर, अगर आपको बुरा न लगे तो क्या मैं आपका ब्लैक गोल्ड कार्ड चेक कर सकती हूं? वो बहुत विनम्र थी, क्योंकि स्टोर मैनेजर होने के नाते वो कस्टमर्स को उनके लुक से जज नहीं करती थी। गिरीश इस वक्त लाचार था। उसने बिना कुछ बोले कार्ड मैनेजर को दे दिया। मैनेजर ने एक स्पेशल कार्ड रीडर निकाला और कार्ड को स्कैन किया। सर, आपका लास्ट नेम और आइडेंटिफिकेशन नंबर बता सकते हैं? महिला मैनेजर ने सम्मान से पूछा। मेरा नाम गिरीश शर्मा है और मेरी दीदी का नाम प्रिया शर्मा है। प्रिया ने भले ही उसका बर्थडे पासकोड बनाया हो, पर गिरीश को नहीं पता था कि कार्ड उसके नाम पर है या दीदी के। उसने बिना हिचक अपना आईडी कार्ड भी दे दिया। अब देखते हैं ये क्या बहाना बनाता है, यश ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा। उसने फोन निकाला। जैसे ही सच सामने आएगा, वो पुलिस को कॉल करने वाला था। मैनेजर ने जांच शुरू की।
थोड़ी देर बाद उसकी आंखों में डर का भाव आया जब उसे पता चला कि गिरीश ही कार्ड का असली मालिक है। वो सुप्रीम मेंबर था, यानी दुनिया के सबसे रईस और ताकतवर परिवारों में से एक का हिस्सा। मैनेजर को ठंडा पसीना छूट गया। अरे वाह, रिया ने उसे इतने बड़े कस्टमर को नाराज करवा दिया। मैनेजर ने कार हाथ में लिया और गिरीश के पास जाकर सम्मान से झुकी। मान्यवर गिरीश शर्मा, मुझे माफ करे अगर मैंने आपको परेशान किया। आपका ब्लैक गोल्ड कार्ड आपको लौटा रही हूं। क्या? सब सन्न रह गए। रिया, जो गिरीश का रास्ता रोक रही थी, शर्मिंदगी से पानी पानी हो गई। मैनेजर, क्या आपने कोई गलती नहीं की? क्या ये सच में इस कार्ड का मालिक है? महिला मैनेजर ने हाथ उठाकर रिया के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। हट जाओ यहां से। रिया ने हाथ से चेहरा ढका और फटाफट हट गई। यश और शोभा अवाक थे। मैनेजर को पता था कि ये दोनों गिरीश को जानते हैं और इसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। उसने सोचा कि अगर वो इन दोनों को हरमे स्टोर से भगा दे तो गिरीश का फेवर जीत सकती है। मैनेजर यश और शोभा के पास गई और बोली, एक्सक्यूज मी, आप दोनों क्या साबित करना चाहते हैं? आपने हमारी सेल्स गर्ल को हमारे सबसे कीमती कस्टमर को ऑफेंड करने के लिए क्यों उकसाया? यश ने मैनेजर को घूरा और बोला, मैं तो बस आपको वार्निंग दे रहा था, एक नेक सलाह के तौर पर। हम आपकी सलाह की कदर करते हैं, पर अगर आप कुछ खरीदने नहीं जा रहे तो कृपया स्टोर से तुरंत निकल जाए। मैनेजर का लहजा सख्त और ठंडा था। वो उन्हें भगा रही थी। शोभा ने यश की ओर देखा। उम्मीद थी कि वो इस शर्मिंदगी से निकालेगा, पर यश भी पसीने पसीने हो रहा था। अगर वो 10,000 का बैग भी खरीद ले तो भी गिरीश के सामने कुछ नहीं था। गिरीश सुप्रीम कस्टमर था। चलो, यश ने गुस्से में दांत पीसे और शोभा को खींचकर स्टोर से बाहर ले गया। इस वक्त रिया भी गिरीश के सामने झुक रही थी। सॉरी, मुझे बहुत सॉरी मिस्टर शर्मा। उसे अपने फैसले पर पछतावा था। उसे कस्टमर्स को उनके लुक से जज नहीं करना चाहिए था। गिरीश ने उसे इग्नोर किया और विद्या को स्माइल दी। आज की सारी परेशानी के लिए थैंक्स। मुझे बैग पैक करने की जरूरत नहीं, जल्दी में हूं। बाय। फिर उसने बैग हाथ में लिया और फटाफट निकल गया। ये पहली बार था जब उसने पैसे से कोई बैटल जीता था। सच कहें तो वो ऐसा फिजूल खर्च इंसान नहीं था, पर अब गिरीश एक नॉर्मल इंसान था जो पैसे की टेंशन के बिना जी सकता था। स्टोर से निकलते ही उसका फोन फिर बजा। नैन्सी का कॉल था। फोन उठाते ही नैन्सी की चिंतित आवाज आई, गिरीश, मुझे परवाह नहीं कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, पर तुम मेरे सबसे करीबी दोस्तों में से एक हो। तुम्हें आज रात मेरी बर्थडे पार्टी में आना ही है। तुम्हारे सारे हॉस्टल मेट्स यहां हैं। गिरीश ने स्माइल की और बोला, ठीक है, मैं अभी आता हूं। वैसे आज अच्छे से तैयार होकर आना, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हूं। नैन्सी ने फिर कहा। गिरीश ने लाचार होकर सिर हिलाया। चूंकि वो बैग बिना पैकिंग के नैन्सी को नहीं दे सकता था, वो पास के सुपरमार्केट गया और 20 सेंट की एक प्लास्टिक बैग ली। उसने हरमेस बैग को लाल प्लास्टिक बैग में डाला, फिर कैब बुक की और जेड रेस्तरां की ओर चल पड़ा। इस वक्त जेड रेस्तरां में नैन्सी ने फोन कट किया और अपनी बगल में बैठी लंबे बालों वाली लड़की को स्माइल दी। वो लड़की बला की खूबसूरत थी, एकदम गॉडेस वाइब्स। अलीशा, गिरीश मेरा बहुत करीबी दोस्त है, बहुत अच्छा और पढ़ाकू लड़का है। मैं उसे बाद में तुमसे मिलवाऊंगी। अलीशा ईयरफोन्स लगाए पैर हिला रही थी और म्यूजिक सुन रही थी। वो सच में बहुत प्योर और ब्यूटीफुल थी। ओके, अलीशा और नैन्सी बचपन की दोस्त थी, साथ बड़ी हुई थी और एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, भले ही उनके सब्जेक्ट्स अलग थे। आज नैन्सी का बर्थडे था तो उसने अलीशा और कुछ हॉस्टल फ्रेंड्स को सेलिब्रेशन के लिए बुलाया था। नैन्सी ये भी जानती थी कि अलीशा भले ही गॉडेस हो, हाई स्कूल से वो सिंगल थी और अब बॉयफ्रेंड की तलाश में थी। अलीशा ने जूस की बोतल खोली और ग्रेसफुली पीने लगी। तभी दरवाजा खुला।
दरवाजे से अंदर आने वाला शख्स गिरीश नहीं था। दक्ष, तुम यहां क्या कर रहे हो? नैन्सी के चेहरे का रंग बदल गया जैसे ही उसने दक्ष को देखा। दोनों क्लासमेट थे और नैन्सी कभी उनके करीब थी। लेकिन उस सुबह नैन्सी को पता चला था कि दक्ष ने गिरीश के साथ एक घटिया मजाक किया था, इसलिए उसने दक्ष को फटकार लगाई थी। फिर भी यह लड़का इतना बेशर्म था कि उसे डांट पड़ने के बावजूद यहां चला आया। नैन्सी, अभी भी नाराज हो? मैं तो बस कल रात गिरीश के साथ मजे ले रहा था। किसे पता था कि वो सच में वो बॉक्स यश तक पहुंचा देगा? दक्ष ने हंसते हुए जवाब दिया। उसके कुछ रूममेट्स भी साथ आए थे और सबके हाथ में गिफ्ट्स थे। बात करें तो नैन्सी का परिवार भी काफी रिच था और उसने कई बार गिरीश की मदद की पेशकश की थी, पर गिरीश ने हमेशा उसकी मदद ठुकरा दी थी। दक्ष नैन्सी को हाई स्कूल से जानता था। नैन्सी, ये वही गिरीश है जिसे तुम मुझे मिलवाने वाली थी? क्या हो रहा है? अलीशा ने दक्ष को देखते हुए पूछा। दक्ष की नजर जैसे ही अलीशा पर पड़ी, उसकी आंखें चमक उठीं। सच कहें तो वो कब से अलीशा से मिलना चाहता था। अलीशा ब्रॉडकास्टिंग और मीडिया डिपार्टमेंट की सबसे खूबसूरत लड़की थी। इस बार उसने हिम्मत इसलिए जुटाई थी क्योंकि उसे पता था कि अलीशा यहां होगी। अलीशा की बात सुनते ही दक्ष फटाफट बोला, हाय ब्यूटीफुल अलीशा, गिरीश मेरा क्लासमेट है। वो एक गरीब लड़का है जिसका मैंने कल मजाक उड़ाया था। हाँ, दक्ष को याद आया कि गिरीश ने पिछले दिन उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को बर्थ कंट्रोल सप्लाई डिलीवर की थी और वो जोर से हंस पड़ा। चुप करो, नैन्सी ने दक्ष को घूरते हुए कहा। इस वक्त अलीशा के चेहरे पर अजीब सा भाव था। क्या सच में गरीब और अमीर स्टूडेंट्स में इतना बड़ा फर्क होता है? गिरीश के रूममेट्स के चेहरे भी इस वक्त सख्त हो गए थे। ठीक है, अब कुछ नहीं कहूंगा। दक्ष हंसा और बोला, नैन्सी, जरा देखो तो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। तभी किसी ने दोबारा दरवाजा खोला। गिरीश एक लाल प्लास्टिक बैग हाथ में लिए अंदर आया। गिरीश, तुम आखिरकार आ गए। नैन्सी तुरंत उछलकर स्माइल के साथ खड़ी हो गई। गिरीश ने सिर हिलाया और उसकी नजर दक्ष पर पड़ी, जो उसे ताने मारने वाले अंदाज में देख रहा था। सच कहें तो अगर कोई दूसरा रिच किड होता तो दक्ष का चेहरा नम्र होता, लेकिन ये तो गिरीश था। अलीशा ने भी सिर उठाकर गिरीश को देखा। सच में अलीशा बॉयफ्रेंड होना चाहती थी, पर उसे पहली नजर में लगा कि गिरीश शायद रिच फैमिली से नहीं है। उसे नॉर्मल फैमिली से होने से दिक्कत नहीं थी, बशर्ते वो हैंडसम और अट्रैक्टिव हो। गिरीश हैंडसम तो था, पर अलीशा ने देखा कि उसके सिर से पैर तक के कपड़े शायद $50 से ज्यादा के नहीं थे। वो बहुत साधारण था। दक्ष की बातें याद करके अलीशा का गिरीश के प्रति इंप्रेशन और खराब हो गया। अलीशा के चेहरे पर निराशा छा गई। गिरीश, ये अलीशा है। अलीशा, ये मेरा दोस्त गिरीश। नैन्सी ने स्माइल के साथ दोनों का परिचय करवाया। गिरीश ने सिर हिलाया और बोला, हाय, मेरा नाम गिरीश है। तुमसे मिलकर अच्छा लगा, अलीशा। गिरीश ने विनम्रता से हाथ बढ़ाया, लेकिन अलीशा ने गिरीश की ओर देखा भी नहीं। उसने बस मुड़कर जूस पीना जारी रखा। गिरीश का हाथ हवा में लटक गया और थोड़ी देर बाद उसे दुखी होकर वापस खींचना पड़ा। नैन्सी जानती थी कि उसकी बेस्ट फ्रेंड का ऐसा ही नेचर है। अगर उसे लड़का पसंद आता तो वो ज्यादा बात करती, वरना पूरी तरह इग्नोर। गिरीश ने इस बारे में कुछ नहीं कहा। वो बस टेबल पर जाकर बैठ गया। तभी दक्ष की नजर गिरीश के हाथ में लाल प्लास्टिक बैग पर पड़ी। दक्ष तुरंत बोला, वाह गिरीश, आज नैन्सी का बर्थडे है। तुमने उसके लिए क्या गिफ्ट लाया? जरा हमें भी दिखाओ। गिरीश के हॉस्टल हेड मानव से रहा नहीं गया और उसने कहा, दक्ष, तुम हमेशा गिरीश को क्यों टारगेट करते हो? दक्ष हंसा। उसे दूसरों का मजाक उड़ाने में मजा आता था। उसने गिरीश को ठंडी नजर से देखा और पहले अपना गिफ्ट निकाला। दक्ष ने भी नैन्सी के लिए एक ब्लैक ब्रांडेड बैग लिया था। नैन्सी, ये मैंने तुम्हारे लिए लिया, हर्मेस का बैग।
जैसे ही दक्ष ने बैग निकाला, अलीशा और उसकी सारी खूबसूरत रूममेट्स की नजरें उस पर टिक गई। हर्मेस बैग? इसका मार्केट प्राइस कम से कम $8,000 तो होगा ना। सारी लड़कियों का दक्ष के प्रति इंप्रेशन तुरंत बदल गया। ये लड़का सच में बहुत उदार था। अलीशा, जो हमेशा सबसे ठंडी रहती थी, भी दक्ष की ओर देखने से खुद को रोक न सकी। इतना महंगा नहीं है। मेरे डैड हर्मेस के मैनेजर को अच्छे से जानते हैं, तो मुझे ये 7,900 में मिल गया। दक्ष ने स्माइल के साथ कहा। उसे सबकी तारीफ भरी नजरें अच्छी लग रही थी। हालांकि नैन्सी को दक्ष से नफरत थी, फिर भी उसने बैग हाथ में ले लिया। हर्मेस रंबल हर्मेस का लेटेस्ट बैग है। मकाऊ, हांगकांग और ताइवान में बहुत पॉपुलर है। वहां इसका प्राइस $12,000 के आसपास है। अलीशा दक्ष की बात सुनकर चौंक गई। दक्ष ने अलीशा का एक्सप्रेशन देखा और फटाफट बोला, अलीशा, तुम्हें यह बैग कैसा लगा? क्या तुम भी लग्जरी गुड्स की रिसर्च करती हो? अलीशा ने दक्ष को देखा और हल्की स्माइल दी। मैं भी ये बैग लेना चाहती थी, पर प्राइस थोड़ा ज्यादा था। दक्ष तुरंत बोला, अलीशा डियर, तुम्हारे बर्थडे पर मैं तुम्हें ये गिफ्ट करूंगा। $8-9 मेरे लिए बड़ी बात नहीं। वैसे भी यूनिवर्सिटी के सामने हर्मेस बुटीक में सब मुझे जानते हैं। अलीशा ने कुछ नहीं कहा, बस स्माइल दी। हालांकि वो दक्ष को पर्सनली नहीं जानती थी। उसने उसके बारे में सुना था और जानती थी कि वो प्लेबॉय है। फिर भी वो इतना साहसी और उदार था। अलीशा थोड़ी इंप्रेस हो गई। इसके बाद मानव और गिरीश के बाकी रूममेट्स ने भी अपने गिफ्ट्स नैन्सी को दिए। उनके गिफ्ट्स दक्ष के लग्जरी गिफ्ट जितने महंगे नहीं थे, पर हर एक की कीमत $300-400 के आसपास थी। गिरीश दखल नहीं देना चाहता था और सोच रहा था कि सबके बाद वो नैन्सी को अपना गिफ्ट देगा। लेकिन तभी दक्ष ने गिरीश के हाथ में लाल प्लास्टिक बैग देखा और तंज कसा। गिरीश, प्लीज दिखाओ ना कि तुमने नैन्सी के लिए क्या लिया। ये प्लास्टिक बैग तो बहुत फेस्टिव लग रहा है। दक्ष, क्या तुम चुप रह सकते हो? गिरीश जो भी देगा, मुझे उससे खुशी होगी। नैन्सी ने फिर से दक्ष को वार्निंग दी, लेकिन नैन्सी भी गिरीश को उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी। गिरीश को अपनी जल्दबाजी पर थोड़ा पछतावा हुआ। जल्दी में उसने आधे घंटे तक पैकिंग का वेट नहीं किया था। उसे लगा था कि ये बस करीबी दोस्तों की छोटी सी गैदरिंग होगी। उसे नहीं पता था कि दक्ष यहां होगा। नैन्सी, मैंने तुम्हारे लिए भी एक बैग लिया है। गिरीश ने प्लास्टिक बैग से बैग निकाला। अलीशा ने भौहें चढ़ाई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये लड़का इतना गरीब है, सच में अविश्वसनीय। वाह! दक्ष चिल्लाया जैसे ही गिरीश ने बैग निकाला। गिरीश ने भी नैन्सी के लिए हर्मेस बैग लिया। ये भी लग्जरी आइटम लाया। गिरीश, जरा बताओ ना, ये बैग तुमने किस मार्केट स्टॉल से लिया? सस्ता मिला क्या? दक्ष की बातों से वहां मौजूद सारी लड़कियां जोर से हंस पड़ी। अलीशा ने हल्का सिर हिलाया। उसे पहले लगा था कि गिरीश भले गरीब हो, शायद अच्छा दोस्त होगा, लेकिन अब वो गिरीश को नीचा समझने लगी थी। ये हर्मेस का लिमिटेड एडिशन कलेक्टर्स बैग है, जो उनकी 2वीं एनिवर्सरी पर लॉन्च हुआ था। दुनिया में इसके सिर्फ 200 पीस है और हर बैग की कीमत $55,000 है। अलीशा ने बैग को तुरंत पहचान लिया। इंटरनेट पर इसके कई नकली वर्जन हैं, जो $100 से भी कम में मिलते हैं, लेकिन कोई कितना भी दिखावा करे, नकली हाई एंड प्रोडक्ट यूज करना शर्मिंदगी की बात है। अलीशा ने बिना किसी नरमी के गिरीश को घूरा। ये लड़का उसे सच में खराब लग रहा था। नैन्सी को लगा था कि गिरीश कोई गैजेट्स ले आएगा, पर उसे नकली चीज की उम्मीद नहीं थी। फिर भी वो स्माइल के साथ बोली, थैंक यू गिरीश, तुम जो भी लाओ मुझे उससे खुशी होगी, पर आगे से इतना खर्च मत करना। $100 भी तुम्हारे लिए बहुत है। गिरीश समझाना चाहता था कि ये असली हर्मेस बैग है, पर अलीशा और उसकी रूममेट्स की तिरस्कार भरी नजरें देखकर उसे लगा कि कोई उस पर यकीन नहीं करेगा। शायद कोशिश करने से वो और नीचे गिर जाए। तभी अलीशा ने नैन्सी को देखा और बोली, नैन्सी,
तुम ऐसे भरोसे न लायक इंसान से दोस्ती क्यों करती हो? नैन्सी गिरीश को मुश्किल में नहीं डालना चाहती थी। उसने टॉपिक बदलने की कोशिश की। चलो सब, आज मेरा बर्थडे है और मैं आप सबके साथ सेलिब्रेट करके बहुत खुश हूं। आओ टोस्ट करें। अलीशा और उसकी रूममेट्स गिरीश को घृणा से देखती रहीं, जबकि बाकी लड़के चुप रहे। दक्ष और उसके दोस्त गिरीश पर ठंडी हंसी हंस रहे थे। गिरीश नहीं चाहता था कि नैन्सी अपने रूममेट्स और उसके बीच फंसे। वो उठा और बोला, नैन्सी, तुम्हें हैप्पी बर्थडे, पर मुझे अभी हॉस्टल में कुछ काम याद आ गया। मैं पहले निकलता हूं। मजे करो। गिरीश को लगा कि वो यहां फालतू है, तो वो तुरंत निकल गया, तुरंत कमरे से बाहर निकल गया। इस वक्त नैन्सी और गिरीश के हॉस्टल हेड हर्ष उसके पीछे भागे। क्या कर रहे हो? मैंने तो नहीं कहा कि मुझे तुम्हारा गिफ्ट पसंद नहीं, नैन्सी ने चिंता से कहा। हर्ष भी बोला, गिरीश मत जाओ, रुककर डिनर कर लो, फिर चले जाना। अगर तुम अभी गए तो हम सब यहां बोर हो जाएंगे। गिरीश ने स्माइल दी और जवाब दिया, तुम लोग यहां मजे करो। मुझे सच में कुछ काम है, पर मुझे उम्मीद है कि तुम लोग मुझे ऐसा इंसान नहीं समझोगे जो नकली चीजें खरीदता हो। गिरीश को नहीं पता था कि उसके दोस्त उस पर यकीन करेंगे या नहीं। सोचते हुए उसने मन ही मन अपनी दीदी प्रिया को कोसा, जिसने उसे $50,000 की मिनिमम लिमिट वाला कार दिया था। हर्ष और नैन्सी उसे मनाते रहे, पर गिरीश ने आखिरकार जाने का फैसला किया। क्या वो गरीब सच में चला गया? दक्ष ने नैन्सी और हर्ष के कमरे में लौटते ही स्माइल के साथ पूछा। हर्ष ने जवाब दिया, दक्ष, क्या तुम अपना टारगेट नहीं बदल सकते? हमेशा गिरीश को क्यों परेशान करते हो? क्या वो पहले से कम दुखी है? हर्ष से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। हाँ, उसने खुद ये सब मांगा। नैन्सी को नकली हर्मेस बैग क्यों गिफ्ट किया? वो भी लिमिटेड एडिशन कलेक्टर्स आइटम का फेक वर्जन। सच में सबसे घटिया है। अलीशा बस कड़वी हंसी हंसकर सिर हिला सकी। गिरीश रेस्तरां से निकलकर सड़क पर बिना किसी भाव के चल रहा था। जब वो सच में गरीब था तो उसकी बस एक ही ख्वाहिश थी, अमीर बनना। पर अब जब उसके पास ढेर सारा पैसा था, उसे कुछ खास महसूस नहीं हो रहा था। ऊपर से उसने अपनी दोस्त के लिए $55,000 से ज्यादा का बैग लिया। फिर भी उसकी बेइज्जती हुई। गिरीश सोच ही रहा था कि कहा जाए, तभी उसका फोन बजा। उसकी दीदी प्रिया का कॉल था। गिरीश ने तुरंत कॉल उठाया। दीदी, गिरीश, अभी क्या कर रहे हो? कुछ खास नहीं। अगर फ्री हो तो मेरा एक काम कर दोगे? गिरीश अब उत्सुक था। मेबरी कमर्शियल स्ट्रीट के बारे में पता है? 4 साल पहले जब मैं देश लौटी थी तुमसे मिलने, तब मैंने उस स्ट्रीट में इन्वेस्ट किया और डेवलप करवाया। कुछ इन्वेस्टर्स के साथ रिन्यूअल कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, पर मैं अभी देश नहीं आ सकती। तब मैंने प्रोजेक्ट में तुम्हारा नाम भी डाला था। तो मेबरी कमर्शियल स्ट्रीट हम दोनों की है। तुम मेरी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहां जाओ और रिन्यू कर दो। हेलो गिरीश, सुना जो मैंने कहा? गिरीश ने सब सुन लिया था, पर वो इस वक्त बहुत कंफ्यूज था। मेबरी कमर्शियल स्ट्रीट, ये तो मेबरी सिटी का हाईलाइट था। उस स्ट्रीट पर ढेर सारी दुकानें और बिजनेस थे। वहां पहाड़ी पर वेफेयर माउंटेन एंटरटेनमेंट भी था, जहां मेबरी सिटी के रईस और ताकतवर लोग अक्सर जाते थे। तो दीदी के मुताबिक पूरी मेबरी कमर्शियल स्ट्रीट उनकी थी। दीदी, सच बोल रही हो? वो स्ट्रीट हमारी है? अरे यार, इतनी देर से बात कर रही हूं और तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रही हूं? इसमें मजाक वाली क्या बात है? मैं अकेले इतने इंडस्ट्रीज में इन्वॉल्व नहीं हो सकती थी, इसलिए तुम्हारा आइडेंटिटी कार्ड यूज किया। अब उस स्ट्रीट का आधा हिस्सा तुम्हारा है। मैंने वेफेयर माउंटेन एंटरटेनमेंट के ओनर जैक से बात कर ली है। तुम वहां पहुंचो, बस अपना नाम बताओ और कह दो कि तुम सेकंड बॉस हो। मैं बस इतना ही। मुझे कुछ और काम है, मैं फोन रखती हूं। बीप बीप बीप। गिरीश फोन हाथ में लिए कुछ बोल नहीं पाया। वो कभी वेफेयर माउंटेन एंटरटेनमेंट नहीं गया था
और उसे नहीं पता था कि वहां क्या होगा। गहरी सांस लेकर उसने कैब बुक की और सीधा वेफेयर माउंटेन एंटरटेनमेंट के लिए निकल पड़ा। वेफेयर माउंटेन एंटरटेनमेंट एक ऐसी जगह थी जहां डाइनिंग, एंटरटेनमेंट और रहने की सुविधा एक ही बिल्डिंग में थी। ये मेबरी कमर्शियल स्ट्रीट की पहाड़ी पर बना एक विशाल मनोर था। गिरीश ने सिर उठाया और मनोर में दाखिल हुआ। सर, जरा रुकिए। गिरीश को कुछ खूबसूरत लड़कियों ने रोक लिया। सर, क्या आपने आज यहां जगह रिजर्व की है? एक लड़की ने गिरीश को देखते हुए फटाफट पूछा। ये लड़कियां फ्रंट हॉल के रिसेप्शन का काम संभालती थी और उन्हें वीआईपी गेस्ट की आदत थी। लेकिन गिरीश के कैजुअल कपड़े देखकर वो बाकी रईस मेहमानों से अलग लग रहा था। हालांकि उनकी आंखों में तिरस्कार था, फिर भी वो गिरीश से विनम्र रही। मैंने सीट रिजर्व नहीं की, पर मैं यहां किसी से मिलने आया हूं, गिरीश ने स्माइल के साथ जवाब दिया। इस वक्त उसने सामने की लड़कियों को देखा और समझ आया कि वेफेयर माउंटेन एंटरटेनमेंट को मेबरी सिटी में एक परीक्षा क्यों कहा जाता है। ये 5-6 रिसेप्शनिस्ट्स हाल ही में कॉलेज से ग्रेजुएट हुई स्टूडेंट्स लग रही थी। सब बेहद खूबसूरत थी और उनकी फिगर मॉडल्स जैसी परफेक्ट थी। आप किसी से मिलने आए हैं? किससे? गिरीश की बात सुनकर लड़कियों ने भौहें चढ़ाई। उनकी आवाज में अब हल्की ठंडक थी। मैं जैक से मिलने आया हूं। गिरीश जानता था कि ये लड़कियां उसे नीचा देख रही हैं, पर उसने सच बोला। उसकी बात सुनकर लड़कियों ने एक दूसरे की ओर देखा। मिस्टर लाइल से मिलने? क्या ये गरीब जानता है कि मिस्टर लाइल कौन है? क्या मिस्टर लाइल ऐसे ही किसी से मिलते हैं? अब उन्हें यकीन हो गया कि गिरीश बस एक गरीब लड़का है जो रईसी का मजा लेने आया है। वेफेयर माउंटेन एंटरटेनमेंट ऐसी फेमस जगह थी जहां कई लोग घुस भी नहीं सकते थे। गिरीश जैसे लोग अक्सर किसी से मिलने का बहाना बनाकर मनोर देखने आते थे, फिर भी वो उसे नीचा नहीं दिखाना चाहती थी। ये खूबसूरत लड़कियां कॉलेज ग्रेजुएट्स थी। भले ही वो गिरीश के इस कदम से नाराज थी, फिर भी विनम्र रही। सर, मिस्टर लाइल से मिलने के लिए आपको पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। अगर आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं है तो कृपया यहां से चले जाएं। गिरीश को तुरंत समझ आ गया कि ये लड़कियां सोच रही है कि वो बस मनोर देखने आया है। उसने सोचा कि प्रिया को कॉल करके जैक से बात करवाए। मिस जेन, आप क्या कर रही है? अभी पता चला कि यहां कोई भी घुस सकता है। ये एक जवान लड़का था जिसके बाल ऑल से चिकने थे और वो अच्छे कपड़ों में था। उसके साथ एक भारी मेकअप वाली ग्लैमरस औरत थी। लड़के ने गिरीश को तिरस्कार से देखा और रिसेप्शनिस्ट को स्माइल दी। सेबेस्टियन, तुमने नहीं कहा था कि ये मेबरी सिटी की सबसे लग्जरी जगह है? फिर ये यहां कैसे? औरत ने नखरे से पूछा। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जो बिना तंज के अपनी बात नहीं कह पाते। लीड रिसेप्शनिस्ट जेन ने फटाफट माफी मांगी। सॉरी मिस्टर लुइस, हम इसे जल्दी हैंडल कर लेंगे। सेबेस्टियन ने ठंडी हंसी हंसी और बोला, अच्छा है, मैं आज अपने विदेशी दोस्तों को यहां होस्ट कर रहा हूं। मुझे लगता है ये मनोर सच में मेबरी सिटी का सिंबल है, तो उम्मीद है आप इसे बेवजह डिग्रेड नहीं करेंगी। मिस जेन, आपको पता है कि मेरे पापा आपके बॉस मिस्टर लाइल के बहुत करीब हैं। दोनों अक्सर साथ डिनर करते हैं। मिस्टर लाइल का नाम लेते ही सेबेस्टियन की इज्जत बढ़ गई। उसके साथ वाली औरत ने सुना कि सेबेस्टियन जैक को जानता है तो वो तुरंत स्माइल करने लगी। मिस्टर लाइल मेबरी सिटी के बड़े नाम थे और उसे नहीं पता था कि सेबेस्टियन इतना कनेक्टेड है। इस वक्त रिसेप्शन काउंटर की सारी लड़कियां भी सेबेस्टियन को देख रही थी। सब उसका ध्यान खींचना चाहती थी। जेन ने जल्दी से सिर हिलाया। हां, समझ गई मिस्टर लुइस। फिर उसने गिरीश को सख्त नजरों से देखा। सर, कृपया तुरंत यहां से निकल जाए। हमारी जगह पर ट्रबल मत करें, वरना मुझे सिक्योरिटी बुलानी पड़ेगी। ठीक है, मैं बाहर जाकर पहले एक कॉल कर लूं। गिरीश ने गहरी सांस ली और मनोर से बाहर निकल गया। उसने जेब से फोन निकाला। कमाल है, क्या ढोंगी है, जरूर फेकर है,
सेबेस्टियन ने ठंडे लहजे में कहा। प्लीज नाराज मत हो मिस्टर लुइस, वेफेयर माउंटेन एंटरटेनमेंट में ऐसा कभी कभी हो जाता है। जेन ने स्माइल के साथ सेबेस्टियन को मनाया। सेबेस्टियन ने सिर हिलाया। ओ देखो, मेरे दोस्त आ गए। बाद में हमारे साथ ड्रिंक्स के लिए आना। अगर टाइम मिला तो जरूर आऊंगी मिस्टर लुइस, जेन ने संकोच के साथ स्माइल दी। सेबेस्टियन ने जेन को अजीब नजरों से देखा, फिर सिर हिलाया। उसने जेब से वॉलेट निकाला और रूम का पेमेंट करने फ्रंट डेस्क की ओर बढ़ा। इसके बाद बाकी खूबसूरत लड़कियों ने जेन को ईर्ष्या भरी नजरों से देखा और बोली, जेन, तुम मिस्टर लुइस को भी जानती हो? जेन ने घमंड से सिर हिलाया। हां, हम सब कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद यहां काम करने आए। यहां रिसेप्शनिस्ट बनकर क्या फायदा अगर हम मिस्टर लुइस जैसे रिच लोगों से नेटवर्किंग न करें? उस औरत को देखा जो उसकी बाहों में थी? वो सेकंड रेटेड एक्ट्रेस है। मिस्टर लुइस का परिवार रियल एस्टेट बिजनेस में है और उनकी नेटवर्थ $2 बिलियन से ज्यादा है। वाह, तभी तो उनके पापा हमारे बॉस मिस्टर लाइल को जानते हैं। मिस्टर लुइस का परिवार भी इतना बड़ा है। रिसेप्शनिस्ट सेबेस्टियन की पीठ को देखती रही। सब उस पर फिदा थी। हाँ, पता है, वो लड़का जो अभी यहां था, वो मिस्टर लाइल से मिलने आया था। मिस्टर लाइल अभी मेबरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन के साथ बिजनेस डिस्कस कर रहे हैं। ये लड़का सच में हास्यास्पद है। जेन हंसते हुए बोली। इसके बाद जेन फिर से सेबेस्टियन से चैट करने की तैयारी करने लगी, लेकिन जैसे ही उसने सिर उठाया, देखा कि जिस गरीब को उसने भगाया था वो फिर से अंदर आ गया। तुम फिर यहां क्यों आए? जेन चौंक गई। बाकी लड़कियों ने भी गिरीश को तिरस्कार से देखा। वक्त मनोर के सबसे लग्जरी कमरे में एक अधेड़ उम्र का शख्स, जिसके हाव भाव में गजब का रुतबा था, कुछ बिजनेसमैन के साथ बातचीत कर रहा था। वो वेफेयर माउंटेन एंटरटेनमेंट का मालिक था, जो मेबरी कमर्शियल स्ट्रीट पर था, और इसी वजह से वो मेबरी सिटी का सबसे अमीर शख्स था। लेकिन इस वक्त सब हैरान थे। जैसे ही मिस्टर लाइल ने फोन उठाया, वो चौंक कर खड़े हो गए और तेजी से कमरे से बाहर भागे। मिस्टर लाइल को क्या हुआ? किसी को उनकी इस हरकत की वजह समझ नहीं आई। फ्रंट डेस्क पर सेबेस्टियन अभी अपने कमरे में नहीं गया था और उसने गिरीश को फिर से मनोर में आते देखा। उसने जेन की मदद करने की पेशकश की। मिस जेन, सिक्योरिटी क्यों नहीं बुला लेती? ऐसे देहाती से निपटने का और कोई तरीका नहीं है। सेबेस्टियन ने गिरीश को ठंडी स्माइल दी। जेन ने सिर हिलाया और कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स को इशारा किया। रुक जाओ। तभी जैक तेजी से फ्रंट हॉल में दौड़ता हुआ आया। सब सन्न रह गए। लाइल, मिस्टर लाइल? जेन और बाकी लड़कियां हैरान थी। सेबेस्टियन ने फटाफट सम्मान से जैक को सलाम किया। हाय अंकल लाइल, मेरा नाम सेबेस्टियन है। मेरे पापा का नाम जैकब है। हम पिछले रिसेप्शन में मिले थे। सेबेस्टियन तुरंत आगे बढ़कर अभिवादन करने लगा, लेकिन जैक ने उसकी ओर देखा भी नहीं। वो सीधा गिरीश की ओर बढ़ा। उसने जेन और बाकी लड़कियों को भी रूखेपन से धक्का दिया। आप गिरीश हैं? जैक ने सम्मान से पूछा। गिरीश ने सिर हिलाया। हां, मैं हूं। तो आप प्रिया को जानते हैं? वो मेरी दीदी है, गिरीश ने तुरंत जवाब दिया। जैक ने गिरीश के सामने 90 डिग्री झुककर सम्मान दिखाया। हाय मिस्टर शर्मा, मैं जैक हूं। ठीक है। ये सीन जेन और बाकी सबको हैरान कर गया। सेबेस्टियन भी इस वक्त शॉक था। मिस्टर लाइल इस देहाती के सामने झुक रहे थे। ये लड़का कौन था? गिरीश भी इस वक्त हैरान था। उसे पता था कि उसकी दीदी इस कमर्शियल स्ट्रीट की बॉस है, पर उसे नहीं पता था कि उनकी यहां इतनी ताकत है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि प्रिया के पास इतना रुतबा है कि जैक उसे इतना खास ट्रीटमेंट दे। सच कहें तो गिरीश अभी रिच किड की लाइफ का आदी नहीं हुआ था, और यह भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये कमर्शियल स्ट्रीट सच में उसकी है। हां मिस्टर लाइल, मेरी दीदी ने मुझे यहां कुछ साइन करने के लिए भेजा है, गिरीश ने विनम्रता से कहा। हां मिस्टर शर्मा, हमें रिन्यूअल कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है।
ये कमर्शियल स्ट्रीट इस मनोर समेत आपकी और आपकी दीदी की है। मैं कब से आपसे मिलना चाहता था, पर आपकी दीदी ने मना कर दिया था। जैक ने माथे का पसीना पोंछा। उसे खुशी थी कि गिरीश उसके साथ इतना विनम्र था। लेकिन जेन और सेबेस्टियन इस वक्त सन्न थे। क्या ये गरीब सच में मेबरी कमर्शियल स्ट्रीट का मालिक था? ये वेफेयर माउंटेन एंटरटेनमेंट का असली ओनर था? बताओ, किसने मिस्टर शर्मा को यहां से भगाया था? जैक ने मुड़कर ठंडे चेहरे से भीड़ को देखा। वेफेयर माउंटेन एंटरटेनमेंट की असली बॉस प्रिया की पहचान बहुत खास थी, और उसी की वजह से जैक आज ये लाइव जी रहा था। अब उसके माथतों ने सेकंड बॉस को उनके अपने बिल्डिंग से लगभग भगा दिया था। अगर प्रिया को पता चलता तो क्या वो रातों रात अपनी पुरानी दयनीय जिंदगी में नहीं लौट जाता? जेन इस वक्त घबरा गई थी। उसने सिर झुकाया और कुछ बोलने की हिम्मत नहीं की। सेबेस्टियन को अभी भी गिरीश की पहचान पर शक था। अंकल लाइल, क्या आपको सच में कोई गलती नहीं हुई? ये गरीब मेबरी कमर्शियल स्ट्रीट का मालिक कैसे हो सकता है? थप्पड़। सेबेस्टियन की बात सुनते ही जैक ने उसके मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया। कमीने, अभी क्या कहा? सॉरी अंकल लाइल, मैंने कुछ नहीं कहा। सेबेस्टियन ने चेहरा पकड़ा। वो इस वक्त शिकायतों से भरा था। भले ही वो भी रिच फैमिली से था, पर जैक के सामने उसकी कोई औकात नहीं थी। लोगों, इस शख्स को यहां से तुरंत बाहर फेंको। जैक ने सिक्योरिटी गार्ड्स को ऑर्डर दिया। हां सर। सिक्योरिटी गार्ड्स का ग्रुप तुरंत आगे बढ़ा और सेबेस्टियन और उस सेकंडर एक्ट्रेस को मनोर से बाहर धकेल दिया। ये शर्मिंदगी थी। सेबेस्टियन को आज बहुत बेइज्जती महसूस हुई। गिरीश बस ये सब देखता रहा, पर चुप रहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि जैक इतना वफादार होगा, हालांकि वो इतना दबंग दिखता था। इसके बाद गिरीश जैक के साथ मनोर के अंदर गया। जैक ने उसे मनोर घुमाया और अपने बारे में थोड़ा बताया। तब गिरीश को समझ आया कि जैक और उसकी पत्नी पहले एक छोटी दुकान से बन बेचते थे। उसी तरह प्रिया भी पहले बहुत गरीब थी। उस वक्त प्रिया के पास पैसे नहीं थे और वो जैक और उसकी पत्नी से खाना मांगने वाली थी, लेकिन उन्होंने उसे नौकरी दे दी। बाद में जब प्रिया ने गरीबी से उबरकर बहुत पैसा कमाया तो उसने जैक को ये पोजीशन दी। तो जैक का मेबरी सिटी में इतना रईस और ताकतवर बनना सिर्फ शर्मा परिवार की वजह से था। इसके बाद गिरीश ने रिन्यूअल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और उसे पता चला कि मेबरी कमर्शियल स्ट्रीट की ज्यादातर दुकानें उसके नाम पर रजिस्टर्ड है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि वो मेबरी कमर्शियल स्ट्रीट का मालिक था। गिरीश ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो इतना ताकतवर और प्रभावशाली शख्स बनेगा। फिर जैक ने गिरीश के लिए एक प्राइवेट रूम में टेबल सेट की। दिन भर कुछ न खाने की वजह से गिरीश को भूख लगी थी। जब गिरीश खाना खा रहा था, जैक ने स्माइल के साथ कहा, मिस्टर शर्मा, अपना खाना एंजॉय करें। खाने के बाद मैं आपको आपके बाकी बिजनेस दिखाने ले चलूंगा। मिस प्रिया ने मुझे ऑर्डर दिया है कि आपको जल्द से जल्द फैमिली इंडस्ट्री से वाकिफ करवाऊं, ताकि आप रिच किड की लाइफ जी सकें और अपना पास्ट पीछे छोड़ दें। तभी जैक के दिमाग में एक ख्याल आया। मैं अभी आता हूं, मिस्टर शर्मा। इसके बाद वो कमरे से बाहर निकलकर फोन करने लगा और एक सिंपल सेंटेंस बोला, सब लोग ऊपर आ जाओ। फिर वो नीचे चला गया। गिरीश को नहीं पता था कि मैनेजर क्या करने जा रहा है। उसे बहुत भूख लगी थी और उसने ऑस्ट्रेलियन अबालोन जल्दी से खा लिया। वो खुशी से खाना खा रहा था कि तभी प्राइवेट रूम का दरवाजा खुला। फिर 5-6 खूबसूरत लड़कियां अंदर आई। ये जेन और रिसेप्शन की बाकी लड़कियां थी। इस वक्त वो गिरीश को पूरी तरह अलग नजरों से देख रही थी। जेन ने मीठी स्माइल के साथ कहा, मिस्टर शर्मा, पहले जो हुआ उसके लिए सच में सॉरी। सॉरी मिस्टर शर्मा, बाकी खूबसूरत लड़कियों ने भी तुरंत कहा। आप यहां क्या कर रही हैं? गिरीश ने डिनर खत्म करके मुंह पोंछा। सच कहें तो भले ही इन लड़कियों ने उसे फ्रंट डेस्क पर नीचा दिखाया था, गिरीश का उनसे कोई गिला नहीं था।
वो बस अपनी दीदी का काम जल्दी निपटाकर निकलना चाहता था, लेकिन लगता था जैक ने इन लड़कियों को डांट दिया था। हम यहां आपके साथ रहने आए हैं, मिस्टर शर्मा। हम कुछ भी करने को तैयार हैं, बशर्ते आप हमें माफ कर दें, जेन ने तुरंत कहा। वेफेयर माउंटेन एंटरटेनमेंट में काम करने वाली इन खूबसूरत लड़कियों का एक ही मकसद था, किसी रिच शख्स से शादी करना। तो वो जैक के दिए इस मौके का फायदा उठाकर गिरीश से रिश्ता बनाना चाहती थी। भले ही उन्हें अफसोस न हो, वो आगे बढ़ने से नहीं चूकी। रिच शख्स कौन होता है? उनके सामने खड़ा ये लड़का सच में सबसे अमीर और ताकतवर था। जेन की बात सुनकर गिरीश शॉक्ड रह गया। 6 लड़कियां? ये तो बहुत हैरानी वाली बात थी। गिरीश सन्न था। तभी जेन ने एक रिमोट निकाला और दीवार की ओर इशारा किया। फिर पूरी कपड़े की दीवार पर्दे की तरह अलग हुई और गिरीश के सामने एक विशाल इंडोर स्विमिंग पूल आ गया। तो इस कमरे में एक और राज था। इसके बाद जेन समेत सारी खूबसूरत लड़कियों ने अपनी स्कर्ट उतार दी। जेन ने अपना ब्लाउज भी हटाया और गिरीश के बगल में बैठ गई। जैसे ही गिरीश कंट्रोल खोने वाला था, उसका फोन बजा। उसकी दीदी का कॉल था। गिरीश ने खुद को शांत किया और बोला, लेडीज, मैं जरा बाहर जाता हूं। फिर वो तुरंत कमरे से भाग गया। प्रिया रिन्यूअल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछ रही थी। इसके बाद उसने गिरीश को अमीर बनने की आदत डालने और गरीबी के प्रभाव से बाहर आने की सलाह दी। फोन कट करने के बाद गिरीश सोच में पड़ गया कि कमरे में लौटे या नहीं। सोचते हुए उसे शोभा के साथ डेटिंग के दिन याद आए। तब वो शोभा से बहुत प्यार करता था और इसी वजह से उसका सम्मान करता था। उनके बीच कभी कुछ सेक्सुअल नहीं हुआ। शोभा के बारे में सोचते ही गिरीश का दिल दुखने लगा। अगर शोभा को पता चलता कि वो अब रिच है, तो क्या वो अपना फैसला बदलकर उसके पास लौट आती? उफ, उसे वो दिन याद आए जब वो दोनों कैंटीन में लाइब्रेरी में हाथ पकड़कर चलते थे और साथ वक्त बिताते थे। इस वक्त गिरीश का जोश कम हो गया। वो नहीं चाहता था कि उसका पहला अनुभव बेमानी हो। इसके बाद गिरीश ने कमरे में न लौटने का फैसला किया और जैक को कॉल करके बताया कि वो पहले निकल रहा है। मनोर से निकलकर गिरीश अकेले मेबरी कमर्शियल स्ट्रीट पर घूमने लगा। सड़क पर चलने वाले सब अच्छे कपड़े पहने जवान लोग या बॉस टाइप थे, जो अलग अलग जगहों से आ जा रहे थे।